everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear student, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्रिस्टल एंड क्लियर सीरीज कर रहे हैं जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। आज की लास्ट क्लास रहेगी हमारी 8th क्लास में। तो आज आपका एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने जा रही है 8th क्लास की। सो आप बने रहिए मेरे साथ। इट्स प्रेजेंटेड बाय मी अंजुम खुशी। अभी तक हम क्लास में चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा है। मिनरल्स एंड पावर को हमने बहुत अच्छे से देखा है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हमने काफ़ी अच्छे से किया है। आज हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से क्लास करने वाले हैं, बहुत शानदार क्लास करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें सो दैट आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आपका कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और वो तब होगा जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बैठकर देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आपसे मैं लास्ट क्लास के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो आप मुझे बताइए और कौन सी सॉइल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज चैप्टर 1 में। आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ? अगर आपको याद आ रहा है दैट इज़ गुड, और अगर नहीं याद आ रहा तो आपको एक बार जाकर ज़रूर देखें और यहाँ पर ये वाली क्लास एंजॉय करें। देन हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से चेंजेस होती हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज हम क्लास को डिटेल में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। आप लोग बस जो वीडियो है उसे टकटकी की लगा कर देखें, बहुत अच्छे से देखें। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो रिपीट करके और देख सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे आपकी रिवीजन भी होती रहे टाइम टू टाइम। और जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट एमसीक्यू अटैम्प्ट करने बैठेंगे तो आपके वो सारे एमसीक्यू करेक्ट हो। तो अभी तक हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे करेंगे। और अभी हमने कुछ वीडियोस की भी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 7th क्लास के एमसीक्यूज वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपको अपना स्कोर पता रहे और आपको ये भी पता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज लेकर आ रही हूँ, ये इसका पीछे का जो मोटो है वो सिर्फ इतना है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको इजीली वो समझ आ जाएगी। दूसरा ये कि आप बेसिकली जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। तो आप जो पीजीटी टीजीटी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इन्हीं में से होकर गुजरते हैं। बस आप बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो कीप इट। ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और हम किस तरीके से एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकते हैं। तो क्या आप वर्थफुल हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से होते हैं। रिसोर्सेज, ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज कब बनता है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज तब बनता है जब उसकी डिमांड हो और उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी हो। सपोज दैट एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास क्या है, एबिलिटी है और इस चीज़ की डिमांड भी है, तभी तो मैं आपको ये सर्विस दे पा रही हूँ। अब एज ए डॉक्टर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो अलग अलग वैरायटी के डॉक्टर मिलेंगे आपको तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग
जगह अलग अलग ह्यूमन की ज़रूरत होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटी की ज़रूरत है। अगर वो आपके अंदर है, वो स्किल्स आपके अंदर है, तो आप एज ए रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं और किस चीज़ की एबिलिटी, उस चीज़ को जो आप बनना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए और क्या डिमांड है उस चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। तो एक नेशंस को बनाने के लिए हमें पीपल्स की ज़रूरत होती है ना। तो जो पीपल्स हैं वो तो ऐसा नहीं है कि सारे पीपल्स एक ही काम में लगे रहें, तो वो अलग अलग काम में रहते हैं जिसमें उनके पास स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटी हो, है ना, और टैलेंट हो, जिसकी वजह से वो काम कर सके। और सबसे पहले उनके लिए हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उस काम में लोगों को देख रहा हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहा हो, तो वो उस काम पर इनिशिएट कर सकता है। सपोज दैट आप भी एक रिसोर्सेज हैं और आप अभी अगर रिसोर्सेज हैं तो कैसे हैं आप बता सकते हैं, और आप फ्यूचर में किस तरीके के रिसोर्सेज बन सकते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और गवर्नमेंट जॉब लेने का ही आपका ड्रीम है, तो वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी उस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, और अगर पूरा कर रहे हैं तो आप उस एग्ज़ाम तक किस तरीके से पहुँचेंगे, और आपके साथ आपके फ्रेंड्स क्या सारे वही फील्ड चुनना चाहते हैं या अलग अलग सबके ड्रीम्स हैं। तो आप अपने फ्रेंड से बात करिए, आप अपने फ्रेंड से देखिए कि वो सारे आपकी तरह बनना चाहते हैं या आपकी जैसी लाइन में जाना चाहते हैं या अलग अलग ब्रांचेस में वो जाना चाहते हैं। तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो एक ही काम को करेगा। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वर्ल्ड, और अलग अलग तरीके से कुछ, कोई लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, किसी का ड्रीम होता है टीचर बनने का, किसी का ड्रीम होता है कि वो फॉर्म अच्छे स्मार्ट वर्क में के थ्रू वो एग्रीकल्चर में वर्क कर सके। तो बहुत ही कुछ लोग रिसर्च एंड में चाहते हैं। तो बहुत ही वैरायटी के काम हैं जो कि वो अपने ग्रास रूट लेवल पर या फिर अपर लेवल पर वो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रास रूट में बिल्कुल वो एकदम नीचे से सोसाइटी में सोशल वर्क करना चाहते हैं, या फिर मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग, और वो बिजनेस करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, कौन सा वर्क उन्हें अपने बिजनेस के लिए चूज किया है, तो ये भी सब अनइक्वली डिवाइडेड है। तो देख लेते हैं, नेचर बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। तो जो ह्यूमंस है, अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो वो एग्रीकल्चर किस तरीके से करते थे, बहुत नेचुरल वे में करते थे, उनके पास टूल्स वगैरह नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। और लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था तो हमने कंपेयर किया था कि यूएसए की एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर कितना सक्सेसफुल है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और लोगों का क्या माइंडसेट है। और वहीं इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, बट उस लेवल पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से यूज़ करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, सो दैट हर चीज़ को आसान बनाया जाता है। ठीक है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे हम काफ़ी यूज़फुल कर सकें। ठीक है, इट्स पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। सो जो ह्यूमंस की जो डिमांड्स हैं और एबिलिटी हैं कुछ चीज़ें, तो वो एज ए रिसोर्सेज में चेंज हो सकता है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेट रिसोर्सेज, एंड ह्यूमंस के पास अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, देन उस चीज़ से रिलेटेड एजुकेट होना चाहिए एंड मोटिवेट होना चाहिए, यस वी कैन डू दिस वर्क। या आपके पास अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, पीजीटी टीजीटी सीटेट का, तो आपके पास ये पैशनेट होना चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए कि यस वी कैन डू, और आपके पास अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन होनी ज़रूरी है। और एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं उसे आप कितना फॉलो कर रहे हैं।
और किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ह्यूमंस है वो अलग अलग वर्क में डिवाइडेड है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो अलग अलग मिनिस्ट्री है, आप कौन से मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दे डिफर इन द देयर एजुकेशनल लेवल एंड एज एंड सेक्स में हम यहाँ पर चूज करेंगे। ये हमारे यहाँ पर मैटर करता है कि आप लोग देख रहे हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लेने के लिए एज लिमिटेड होती है। अगर आप रेलवे में जाएंगे तो वहाँ पर 30 मिलेगी, कहीं पर आपको 27 एज मिलेगी, कहीं पर आपको 40 मिलेगी, कहीं पर आपको 45 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें हमें नंबर्स एंड चेंजिंग जो है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PKVY कह सकते हैं, was started in 2015 aiming to train the 1 crore Indian youth from 2016 to 2022। तो हम लोगों को प्रधानमंत्री का क्या मिशन था कि 2015 में उनका क्या एम था कि 1 करोड़ लोगों को या यूथ को हम क्या करेंगे, स्किल प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेन करेंगे उन्हें, ठीक है, सो दैट वो अपनी जो एम है उसे पूरा कर सकें, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल, वो एम्प्लॉय हो सके, स्किल्स हो उनके पास, बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग हो उनके पास, एंड एग्जिस्टिंग वेजेस वो अर्न कर सकें, काफ़ी अच्छी अर्निंग वो कर सकें, है ना। तो ये हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एम था 2015 में, जो कि अब कंप्लीट होता है 2020 तक, ठीक है। अब हम देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड 1985 with an aim to improve people's skills। पीपल्स के पास स्किल्स होगी तो ही वो किसी काम को कर पाएगा ना। तो दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी वुमेन्स एंड मेल्स के अंदर जो डिफरेंस है हमें यहाँ पर साफ नज़र आता है। वुमेन्स को जनरली अभी भी कहीं ना कहीं हमारे देश में रूरल एरियाज में सोचा जाता है कि वो एक वर्किंग हाउस वुमेन है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वुमेन है अनएम्प्लॉय है तो वो भी अपना एम्प्लॉय कर सके, लोगों के पास स्किल है, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स के हम यहाँ पर देखते हैं कि वो टेलरिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकती है, कुकिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, या कोई भी चीज़ें बना सकती है वो बहुत अच्छे से कर सकती है। तो उन्हें ट्रेन किया गया और ताकि लोगों के पास जब स्किल होगी तो वो उस काम को कर सकेंगे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल पॉपुलेशन, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने लास्ट क्लास में कई बार बात की है कि जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है हमारे किन किन फैक्टर्स पर काम करती है। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ और कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जब तक मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। आप लोगों को ये अच्छे से पता है या नहीं पता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, क्योंकि हर जगह पॉपुलेशन जो है एक जैसी नहीं है। अगर आप यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है हमारे यूपी, हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम देखने को मिलेगी। और अगर आप कहाँ पर जाते हैं, हमारे यूपी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। वहीं आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी इन कंपेयर टू। तो सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कहने का मतलब यही है कि कुछ जगह पर जो है बहुत ज़्यादा
पॉपुलेशन है और कुछ जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, द क्राउडेड एरिया साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। आपको मैं हमेशा मैप दिखाती हूँ, तो अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, अमेरिका में यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसे कि अगर हम आप माउंटेन वगैरह पर देखेंगे तो वहाँ पर सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है वहाँ पर कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कंट्री वाइज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन कौन सी कंट्री में है, हम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में हमें देखने को मिलती है 19.4, एंड फिर इंडिया को हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है 7.5। देन उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, आप 5 कंट्रीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान एंड अदर कंट्रीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर करें तो हमें दोनों कंट्रीज़ मिलाकर हमें 36-37% पॉपुलेशन देखने को मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज फैक्टर कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो सकते हैं। सो इकोनॉमिकली, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैनी मोर पीपल लिव north of the equator than south of the equator. Almost 3/4 of the world people live in two countries, Asia and Africa. Asia country कौन कौन कहाँ पर है मैप में आप मुझे बताइए, एंड अफ्रीका कंट्री कहाँ पर है। 60% of the world population stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पीपल इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, इट्स नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज ए पर स्क्वायर किलोमीटर। The average density of population in the whole world is 51 persons per square kilometer. South Central Asia has the highest density of the world, followed by East and Southeast Asia. ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप देख सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है हमारा, ये चाइना और इंडिया के जो ईस्टर्न साइड है ये हमें देखने को मिलेगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। देन उसके बाद आपको इक्वेटोरियल यूएसए, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा यूएसए, एंड ब्राज़ील आपको लेस पॉपुलेटेड दिखेगा यहाँ पर। तो ये सारी कंट्री आप उसके नेम्स वगैरह कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में और कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन के मैटर में। तो ये सब आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर और देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमें ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमें ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलेगा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, अफ्रीका कंट्री ये है जिसमें देखने को मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ में हमें लेस्ट जो पॉपुलेटेड कंट्री देखने को मिलेगी रशिया। ठीक है, और हमें यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ में हम देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कौन कौन से हैं, जहाँ पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री हो, जहाँ पर हम वर्क कर सके, लोग एम्प्लॉयबल हों, लोग जॉब करते हों, अपना बिजनेस करते हों, अपना एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ें हैं वो करते हों,
सो दैट वो अपना अच्छे से पेट भर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें और नेशन को बिल्ड कर सकें। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लोग किस तरीके से मिलजुल कर रह रहे हैं, या तो ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो मर जाएं, तो वैसे भी कोई उसकी गुंजाइश नहीं होती। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोग एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें अच्छे से उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, सो दैट वो लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सोशल नॉर्म्स होने चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए होने चाहिए, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड होना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट हो सके। नेट माइग्रेशन होना चाहिए कि लोग गांव से लोग शहरों में आते काम करने के लिए, तो इस तरीके से होना चाहिए। कल्चरल एटीट्यूड टू फैमिली साइज होना चाहिए, जैसे कि कितनी पहले के लोग बहुत बहुत सारे जो फैमिली में चिल्ड्रन होते थे तो काफ़ी सारे होते थे, तो मतलब इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। फैमिली साइज देख लेना चाहिए, छोटा है बड़ा है, किस तरीके से हमें रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फीमेल लेबर मार्केटिंग पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फीमेल को भी वर्क करना चाहिए, सो दैट क्योंकि जो फीमेल है उन्हें मतलब घर का काम करने के लिए समझा जाता है, तो उनके वर्क को कोई वैल्यू देता नहीं है कि अगर वो घर पर काम करती है, आपके लिए खाना बना रही है आपकी मम्मा, तो आपकी मम्मा को सैलरी नहीं मिलती है, ना ही आपकी मम्मा को ऑफ मिलता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन की कॉस्ट होनी चाहिए, तो ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमें जो इंडिया के मैप में दिख रहा है कि नॉर्थ फुट हिल ऑफ द हिमालयस में हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना। और अगर हम नॉर्दर्न फुट प्लेन फ्लड प्लेन की बात करें, इस एरिया की जो आपको ये एरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, गंगा यमुना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम कोस्टल लो लैंड के पास देखें तो यहाँ पर भी हमें पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो डेटा है हम ये देख लेते हैं बार के थ्रू। सो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, आप देखने को मिल रहा है ना, जैसे कि 20 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक, 60 ईयर्स तक, 80 ईयर्स तक एंड 100 ईयर्स तक, तो आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 40 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्लाइमेट ही रहेगा, देन उसके बाद अर्बनाइजेशन हम देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉइल्स, फर्टिलाइजर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी जहाँ पर, फिजियोग्राफी होगी वहाँ पर लोग होंगे, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पर। तो ये 5-6 फैक्टर 7 फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हेल्पफुल हैं, तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं हमेशा। कई बार नोट करके पूछ लेते हैं, और कोई सा जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको उसे अलग करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर देखते हैं, जिसमें ट्रोपोग्राफी आता है। ट्रोपोग्राफी में पीपल ऑलवेज रेफर टू लिव ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन, हर कोई प्लेन एरिया में रहना चाहता है, माउंटेन ऊबड़ खाबड़ एरिया में हर कोई नहीं रहना चाहता। एंड डर रहता है गिरने का, वॉकिंग नहीं कर पाते अच्छे से, हमारी गाड़ी वगैरह नहीं चल पाती है ना, जो है वहाँ से ट्रेन वगैरह नहीं आ सकती है ना, और ना ही मेट्रो वगैरह वहाँ पर चल सकती है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने की वजह से तो वहाँ पर लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं माउंटेन एरिया में। प्लेन एरिया में लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, है ना। प्लेटू बिकॉज दिस एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर हम प्लेटूज एरिया में रहना पसंद करते हैं। देन अगर हम बात करें, गंगा प्लेन आर द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन लाइक एंडीज, आपको पता है ना कहाँ पर है, आप मुझे बताइए कि एंडीज माउंटेन कहाँ है, एल्प्स माउंटेन कहाँ है, एंड हिमालयन माउंटेन कहाँ पर है।
तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये बता चुकी हूँ, एंडीज माउंटेन मैप के अंदर दिखा चुकी हूँ, एल्प्स माउंटेन में मैप्स के अंदर दिखा चुकी हूँ, एंड हिमालय माउंटेन आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पर है ये आपको पता है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करिए। तो ये जो माउंटेन्स एरिया पर लोग रहते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन अगर हम क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीमली क्लाइमेट्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती हो या सबसे ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, कोई भी फौना नहीं पसंद करता है, ठीक है। सहारा डेजर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर है सहारा डेजर्ट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मुझे बताइए सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सहारा डेजर्ट को टच करती हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि आपको आपकी रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, आपके माइंड में हमेशा रहेगा। जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा उसे एलिमिनेट मेथड से उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पोलर रीजन कहाँ है, तो हमारे दो पोलर रीजन है इन अर्थ के, एक नॉर्दर्न जो कि बहुत ज़्यादा हमें रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका देखने को मिलता है, एंड साउदर्न में कौन कौन से हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोइल। सोइल जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पर फर्टाइल हो, वहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती हो, एग्रीकल्चर सुटेबल हो, तो वहाँ पर हम आराम से सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया हमें देखने को मिलता है ये। एंड हवांग ही चांग चियांग इन चाइना के अंदर देखने को मिलता है, एंड द नाइल इन इजिप्ट के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये, ठीक। अगर हम बात करें वाटर की, तो जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर भी लोग आराम से रहते हैं, आराम से वो फ्रेश वाटर लेते हैं, अपने इंडस्ट्री जो के लिए रिक्वायरमेंट वाटर होता है वो भी अवेलेबल होता है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर जहाँ पर भी है वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं वहाँ रहना, ठीक है। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पार्स पॉपुलेशन। तो जो रिवर्स हैं वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पर डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मिनरल्स, सो मिनरल्स area with minerals deposit are more populated. Diamond mines in South Africa and discovery of oil in the Middle East lead to setting of people in this area। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि मिडिल ईस्ट एशिया कहाँ पर है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट के बारे में आप मुझे डिटेल में बताइए, क्योंकि मैं मैप आपको थाउजेंड्स टाइम दिखा चुकी हूँ। मैं 6th क्लास में मैंने पूरा अच्छे से आपको मैप के थ्रू पढ़ाया है, 7th क्लास के में मैप के थ्रू पढ़ाया है, एंड 8th क्लास में मैंने सारी क्लास मैप के थ्रू पढ़ाई है। आप लोग आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बताइए कि कहाँ है, क्योंकि इससे मुझे पता रहेगा कि आपके माइंड में वो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो माइंड में है या नहीं है, ठीक है। देन हमारे ऊपर आप मुझे ये भी बताइए कि मिनरल्स ऑफ गोल्ड हमारी कंट्री में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं और कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइविंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम जो लोग हैं वहाँ हम सोशल हैं, तो जहाँ पर लोग रहेंगे, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, उनके यहाँ घर होंगे, एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटी होगी, और तो वहाँ पर हमें रहना कंफर्ट रखता है, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो पुणे है, जो कि कहाँ पर है ये आप मुझे बताइए कौन से स्टेट में है पुणे। देन कल्चरल की बात करें, प्लेस विथ रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। सो जो लोग चाहे वो हिंदू को फॉलो करते हो, मुस्लिम को फॉलो करते हो, सिख को फॉलो करते हो, जैन को फॉलो करते हो या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वहाँ पर उनकी जो धर्म स्थल है वो होना चाहिए, वो वहाँ पर उसे, क्योंकि हर कोई एक रिलीजियस्टिक होता है, बहुत कम लोगों को छोड़कर, तो वो अपने वहाँ पर जा सकें, ठीक है, रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि वाराणसी
वाराणसी जहाँ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल है, जहाँ पर लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। जेरूसलम, जेरूसलम में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर क्रिश्चियन बोलते हैं ये हमारा धर्म स्थल है और मुस्लिम बोलते हैं ये हमारा है, और जेरूसलम में ईसाई जो बोलते हैं वो बोलते हैं ये हमारा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो आप अभी अगर जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर हमारे पास इकोनॉमी नहीं होगी तो हम सरवाइव कर सकते हैं? तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास इंडस्ट्रीज होनी चाहिए इकोनॉमिक के लिए, या हम बिजनेस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम, अब आप क्या कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर में हमारे नेशन को कंट्रीब्यूट करोगे, ग्रो करने का काम करोगे। तो तभी तो हम बोलते हैं जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है, हमारे देश नेशन को डेवलप करने में इन्हीं का हाथ होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरिया। ओसाका कहाँ पर है? ये जापान में है। एंड मुंबई इन इंडिया के अंदर है। टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो मुंबई को क्या बोला जाता है कि हमारी जो कैपिटल है, ये किसकी कैपिटल है? ये फाइनेंस कैपिटल हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, मुंबई को हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन अनदर। अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में बात करें, तो पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। सो जैसे कि अभी हम 2021 में चल रहे हैं, तो अगर हमारा सेंसस होता है 31 में, 2031 में, तो हम देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में कितना, 10 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई है या रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं वो कमी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही हो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हो, तो हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। जो हर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आप मुझे बताइए। कि कुछ कंट्री जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कुछ कंट्री जो है वो बहुत ही स्पार्सली है, बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। अभी आप सोचिए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब एक टाइम में बहुत ज़्यादा बर्थ एंड डेथ के बीच में जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें 18 सेंचुरी से, तो हम देखने को मिलेगा जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ से धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हुई है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न। उस ड्यूरेशन में बहुत सारे बेबी जो हैं वो पैदा होने स्टार्ट हुए, बट दे डाइड अर्ली टू, और वो बचपन में ही मर जाते हैं। दिस वॉज, देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सफिशिएंट फूड नहीं होता था, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, क्योंकि लिमिटेड थे, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज है नेचुरल, खाने पीने के, रहने के, लैंड के, तो वो बहुत ही कम हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनके सफिशिएंट खाना का अच्छे से कर सकते हैं। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द food requirement of all the people. As a result of total increase in population war slowly, बहुत सारे लोगों के जन्म होने के बावजूद भी लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर हम पैटर्न्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेल्स जो है, मेल्स का ग्रो है वो बढ़ रहा है और फीमेल का जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पर बढ़ रही है और फिर यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। नाउ अ वाइड बेस हाई बर्थ रेट, a narrow top low life expectancy, स्टेप बिटवीन ईच एज ग्रुप, हाई डेथ रेट देखने को मिलेगी। ठीक है, नैरो बेस, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है, अब हम आगे देख, इस तरीके से हम 18 सेंचुरी में धीरे धीरे ग्रोथ हुई, ग्रोथ होते हुए थे
ये काफ़ी पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में हमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 18 सेंचुरी से हम वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कई बिलियंस में 1 बिलियंस तक पहुंच गई थी, है ना। 155 ईयर लेटर अगर हम 1959 की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियंस। दिस इज ऑफनली कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम 1919 तक बात करें तो 40 ईयर लेटर पॉपुलेशन डबल, कहाँ थी 3 बिलियंस तक थी, बट 1990 तक आते आते 6 बिलियंस हो गई। ठीक है, द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज विद बेटर फूड अप सप्लाई। जो है मैं बोल रही हूँ कि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फूड्स हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो लोगों की लाइफ जो है वो भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर रही है। तो फूड सप्लाई एंड मेडिसिन डेथ वर रिड्यूसिंग वाइल नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। सो अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल में उनके साथ गई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि दूसरा जो बेड पर बैठी थी एक लेडी, तो उनका पता चला कि वो कैसे बीमार हुई, क्या हुआ, तो उनके साथ उन्हें पता चला कि उनके ट्विंस थे और उन्हें 5 मंथ तक पता नहीं चला। तब उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर दिल्ली में आई और डॉक्टर ने उन्हें देखा। तब उन्होंने क्या करा कि जो उनका एक बेबी जो था वो अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने उस बेबी को बाहर निकाला और जो एक बेबी था वो जिंदा था उसे अंदर ही रहने दिया। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि इसका कोई हर चीज़ का एक सॉल्यूशन नज़र आ जाता है हमें, और पहले के टाइम में नहीं होता था। ठीक है, births are usually measured using the birth rate, the number of live births 1000 per pupil। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डेथ के बारे में देखेंगे तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल में हमें देखने को मिलेगा कि कितने नंबर्स ऑफ 1000 में कितने नंबर लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल इन आउट ऑफ एरिया। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, फॉर द शेक ऑफ जॉब, फॉर द शेक ऑफ मैरिड, फॉर द शेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं, या फॉर द शेक ऑफ हमारी सोशल स्टेबिलिटी सही नहीं है तो किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं ना। बर्थ एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस एंड difference between the birth rate and that rate of the country is called natural growth rate। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है दैट्स यू गिव मी बिग थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर सो दैट each and every students can see and get benefit from this videos। so I hope आपको ये हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, population increase in the world is mainly due to rapid increase growth rate। तो जब ग्रोथ रेट होगी, डेथ कम होगी, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। एंड माइग्रेशन इज अनदर वे विच इज द पॉपुलेशन साइज चेंजेस, पीपल में मूव विद इन कंट्री एंड विद इन कंट्री। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एक तो बर्थ हो गया, एक कोज हो गया कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा माइग्रेशन का प्रॉब्लम है कि लोग जो है अच्छे जॉब के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। जैसे कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा जाते हैं, यूएस से जाते हैं, सो दैट वो वहाँ पर अच्छी इनकम कर सकें और अपनी कंट्री में भेज सकें। इसी तरीके से इन कंट्री के अंदर भी, इंट्रा कंट्री के अंदर भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, रूरल मतलब गांव से शहरों में आना पसंद करते हैं ताकि उन्हें जॉब मिल सके, अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सके वो। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। जो एमिग्रेंट्स हैं वो जो कंट्री को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। ठीक है, एंड इमिग्रेंट वो होते हैं जो दूसरी कंट्री को छोड़कर हमारी कंट्री में आ रहे हो। ठीक है, countries live countries like USA, America and Australia have grown in number of migration और immigration। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
Sudan is an example of country that experience a loss in population number due to out migration or emigration. ये यहाँ पर सूडान वगैरह देखने को मिलेगा जो कि अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं या फिर अपनी कंट्री को छोड़कर जाते हैं, दूसरी की कंट्री में सिटीजनशिप लेते हैं। ठीक है। द जनरल ट्रेंड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं या हेल्थ के लिए जाते हैं। विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज टू। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन की चेंजेस की बात करूँ तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज rising rapidly. Not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rate and they had both high birth rate and high death rate. Now with people improving healthcare, death rate have fallen but birth rate still remain high, leading to the high growth rates also. In the other countries like United Kingdom, population growth is slowing बिकॉज बहुत कम है, बिकॉज ऑफ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पिरामिड। हमारे जो किड्स वगैरह हैं हमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ में देखने को मिलेंगे एंड एक्टिविटी इंक्रीजिंग में हमें थोड़ा रिड्यूसिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा, और जो हमारे ऑल पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पैटर्न जो है पॉपुलेशन का वो किस तरीके से बढ़ा है। हमारा 1900 से लेकर 2001 तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है और नंबर्स ऑफ जो ओल्ड पीपल हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हुए हैं। ठीक है। और वो डिपेंडेंट होते हैं। देखो, जो पॉपुलेशन जो चाइल्ड हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमारे जो वर्किंग पीपल हैं जो वर्क कर सकते हैं वो कौन सा कर सकते हैं कि हमारे 30 से लेकर 45 या 55 60 तक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक को ग्रोथ कर सकते हैं यही लोग हैं। और जब 60 से ऊपर चले जाते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में समझा रही हूँ सो दैट आपको एक एक चीज़ आपको समझ आ सके। मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रही ताकि आपको कोई चीज़ समझ ना आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप 6th क्लास की हम पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी कर चुके हैं, 7th क्लास पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और 8th क्लास आज हमारी कंप्लीट होने जा रही है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो मैं MCQ सीरीज़ लेकर आती हूँ वो आप ज़रूर देखें सो दैट आपको अपना स्कोर पता चलता रहे। 5 में मोरालिटी रेट पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं। तो आप मुझे मैप को देखकर बताइए कि कौन सी जो कंट्रीज़ हैं उसमें नंबर ऑफ डेथ्स रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो हाउ क्राउडेड कंट्री हैज़ लिटिल टू डू विद लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि बोथ बांग्लादेश जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में पॉपुलेशन है बट वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर। द अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। पीपल vary greatly, their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level also. It is essential to understand these characteristics of the people. And population composition refer to the structure of the population and composition of the population help to us to know. तो यहाँ पर हम देखेंगे हाउ मैनी मेल्स एंड फीमेल्स आर, एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड they are and what type of education they are employed in, what their income level and health condition also. And interesting of the studying population composition of country is looking at the population pyramid, also called age sex pyramid. ठीक है।
तो हमने अभी पिरामिड देखा कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बर्थ एंड डेथ रेट्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं। देन हमारी जो वर्किंग ग्रुप है, फिर हमारी जो ओल्ड एज है, तो वो इस तरीके से हमने पिरामिड देखा है। अ पॉपुलेशन पिरामिड शो total population divided into various age group 5 to 9 years, 10 to 14 years, 14 to 25 years, 21 years, 21 years to 40 years, 40 years to 60 years, 60 years above, है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देन हम परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की बात करें, सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप ऑल्सो। ठीक। शेप की बात करें तो शेप ऑफ पिरामिड टेल्स a story about the people living in that particular country. Number of children below 15 years are shown the bottom and reflect the level of the births, and size of the top shows that number of age group like above the 65 and refer to the number of deaths. The population pyramid also tell about how many dependent are in the our country, and there are two groups, dependent and इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में हमें कौन से नजर आते हैं, बिलो द 15 ईयर्स के चिल्ड्रन एंड अबव द 65 ईयर्स के पीपल्स। दोज ऑफ वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, ये देखने को हमें। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, population pyramid is country in the birth and death rates both are high, is broad at the base, rapidly narrow towards the top, and this is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy, related to few become adult and others are few people are older. The situation is typified by the pyramid shown for Kenya, in the country where both death rates and birth rates are, agar death rates are decreasing, pyramid is broad showing young age population group because of infant survive to adulthood. They can be seen in the pyramid for India, and such population contain relatively large number of young people, and which means strong and expanding labor force also. नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें अदर कंट्री की, जैसे कि जापान, लो बर्थ रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पीपल आर रीचिंग टू ओल्ड एज एंड स्किल स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल हमें देखने को मिलता है। पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलता है फ्यूचर फॉर एनी नेशन। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच है रिसोर्सेज। जो हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि 16 टू 21 ईयर या 35 ईयर्स तक के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दे हैव मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल टू प्रोडक्टिव। अगर हमारे पास ये स्किल है तो हमारे आने वाले जो ईयर्स हैं, हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, तो हम उसमें सस्टेन कर जाएंगे। अगर हमारे पास स्किल नहीं होगी और हमारे पास प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं होगी तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है बट हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे और हम ग्रेट रिसोर्सेज नहीं बन पाएंगे। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चालू करी हैं सो दैट वी कैन हैव स्किल। सो आप सोचिए कि हमारी अगर पास स्किल है तो हम सस्टेन कर जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, आप उसका आंसर ज़रूर करें इन अ कमेंट्स बॉक्स में, सो दैट मुझे भी और आपको भी ये अपना स्कोर पता चलता रहे। ठीक है। So thank you for watching entire video. So keep with me.